चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सब पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, विंध्याचल में विश्व का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने का संयंत्र शुरू किया गया। तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने CO2 से मेथेनॉल का सफलतापूर्वक उत्पादन किया है। एनटीपीसी ने फ्लू गैस से कैप्चर की गई CO2 को प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर से प्राप्त हाइड्रोजन के साथ संश्लेषित कर मेथेनॉल का उत्पादन किया है। एनटीपीसी ने अपना पहला स्वदेशी मेथेनॉल संश्लेषक उत्प्रेरक भी विकसित किया है। यह कार्बन प्रबंधन और संधारणीय ईंधन उत्पादन की राह में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। देखते हैं मेथेनॉल के विषय में। इसे मिथाइल या वुड अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे सरलतम अल्कोहल है और पानी के साथ पूरी तरह से मिल जाता है। यह एक पारदर्शी, रंगहीन और ज्वलनशील तरल है। इसकी गंध इथेनॉल यानी पीने योग्य अल्कोहल के समान होती है। देखते हैं CO2 से मेथेनॉल बनाने की प्रौद्योगिकी के लाभ। तो पारंपरिक प्रक्रियाओं की तुलना में मेथेनॉल के उत्पादन के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है और लागत भी कम आती है। कार्बन कैप्चर और उपयोग, इसके तहत कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों आदि की फ्लू गैस से CO2 उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है। यह भारत के मेथेनॉल अर्थव्यवस्था के विजन को आगे बढ़ाने और पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करेगी और इससे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम करने तथा विद्युत क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। ऊर्जा भंडारण की बात करें तो इसे हाइड्रोजन की तुलना में अधिक कुशलता से संग्रहित और परिवहन किया जा सकता है। मेथेनॉल हाइड्रोजन की तुलना में कम ज्वलनशील भी होती है। देखते हैं CO2 से मेथेनॉल बनाने वाले संयंत्र की कार्यप्रणाली। औद्योगिक प्रक्रियाओं से या सीधे हवा से CO2 को कैप्चर एवं शुद्धिकरण करना। नवीकरणीय विद्युत का उपयोग करके जल के विद्युत अपघटन से कम कार्बन इंटेंसिटी वाले हाइड्रोजन का उत्पादन करना और हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया के माध्यम से CO2 का कार्बन मोनोऑक्साइड में रूपांतरण तथा CO का मेथेनॉल में रूपांतरण। ठीक है, बात की हमने CO2 से मेथेनॉल बनाने वाले संयंत्र की कार्यप्रणाली के विषय में। बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार करने वाले अपने फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैठक ने 4 से 3 बहुमत से एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघवाद 1967 के अपने फैसले को पलट दिया। 1967 के निर्णय में कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसे एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघवाद 1967 में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया था और न ही इसका संचालन मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा किया जाता है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे AMU अधिनियम 1920 के तहत स्थापित किया गया था। हालांकि बाद में संसद ने AMU संशोधन अधिनियम 1981 के माध्यम से AMU का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2006 में AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को रद्द कर दिया था। इस निर्णय को बाद में 2019 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले में स्थापित सिद्धांतों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत AMU के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। अब बात करते हैं, इस निर्णय के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो यह साबित करने के लिए कि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, इसके लिए उसके प्रशासन पर अल्पसंख्यकों का नियंत्रण होना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट को संस्थान की उत्पत्ति का पता लगाना चाहिए और संस्थान की स्थापना करने वाले की मंशा की पहचान करनी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संस्था की स्थापना किसने की। किसी संस्थान का अल्पसंख्यक का दर्जा केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि इसकी स्थापना किसी कानून द्वारा या विश्वविद्यालय के रूप में की गई है, बल्कि जो समुदाय संविधान के लागू होने से पहले अल्पसंख्यक नहीं थे, वे भी स्वतंत्रता से पहले स्थापित संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण के हकदार हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संविधान के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के संबंध में अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 30(1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों के खिलाफ हिंसा की समाप्ति पर पहला वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन बोगोटा, कोलंबिया में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन कोलंबिया और स्वीडन ने यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की समाप्ति पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के साथ साझेदारी में आयोजित किया। बच्चों के खिलाफ हिंसा या बाल दुर्व्यवहार क्या है, तो देखते हैं। इसमें बच्चों के साथ सभी प्रकार के शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार तथा यौन शोषण शामिल है। विश्व में बच्चों की लगभग 50% आबादी इस तरह की हिंसा से प्रभावित है। प्रत्येक 5 में से 3 बच्चों को नियमित रूप से अपने घरों में कॉर्पोरल यानी शारीरिक दंड की सजा भुगतनी पड़ती है। बाल हिंसा या
बाल दुर्व्यवहार के मामले सामने नहीं आ पाते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हिंसा या दुर्व्यवहार से पीड़ित आधे से भी कम बच्चे किसी को ऐसी घटना के बारे में बताते हैं। केवल 10% ऐसे बच्चों को ही कोई मदद मिल पाती है। देखते हैं बच्चों के खिलाफ हिंसा के दुष्परिणाम। स्वास्थ्य पर प्रभाव या मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे चिंता, अवसाद उत्पन्न होना आदि। शरीर पर प्रभाव, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। विकास अवरुद्ध हो जाना, बचपन में दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों में स्कूल छोड़ने की संभावना 13% अधिक होती है। बाल हिंसा या दुर्व्यवहार रोकने के लिए आवश्यक उपाय देखते हैं। तो साक्ष्य आधारित रणनीतियां बनानी चाहिए, इससे बाल हिंसा को रोकने में मदद मिल सकती है। शिक्षा प्राप्ति की जगहों को सुरक्षित बनाना चाहिए। पाठ्यक्रमों में बच्चों में जागरूकता फैलाने वाले विषय शामिल करने चाहिए। बुलिंग को रोकना चाहिए और सामाजिक कौशल बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। बच्चों को सोशल मीडिया जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शोषण से बचाने के लिए डिजिटल माध्यमों को सुरक्षित बनाने वाली नई पहलों को अपनाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बाल हिंसा रोकने के लिए शुरू की गई मुख्य पहलों के विषय में। तो वैश्विक स्तर पर देखते हैं पहले कौन कौन सी पहल है। तो इंस्पायर पहल, डब्ल्यूएचओ और यूएनआईसीईएफ के नेतृत्व वाली इस पहल में बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 7 रणनीतियां शामिल हैं। यूएनआईसीईएफ ने सेफ टू लर्न प्रोग्राम शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन CRC 1989 में अपनाया गया था। अब देखते हैं हम भारत की पहले। तो संवैधानिक उपाय, अनुच्छेद 21 इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 24 यह अनुच्छेद कारखानों, खदानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन पर रोक लगाता है। कानूनी उपाय देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया है और किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू किया गया है। अन्य उपाय देखते हैं। बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते आदि। ठीक है, बात की हमने बाल हिंसा को रोकने के लिए जो पहले शुरू की गई हैं वैश्विक स्तर पर और भारत की जो पहले हैं, दोनों के विषय में हमने बात की। अब बात करते हैं तालिबान के रक्षा मंत्री के साथ भारतीय अधिकारियों की पहली आधिकारिक बैठक संपन्न हुई। तालिबान के रक्षा मंत्री के साथ भारतीय अधिकारियों की पहली आधिकारिक बैठक एक नए कूटनीतिक बदलाव की ओर संकेत करती है। 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों में ठहराव आ गया था। हालांकि भारतीय अधिकारियों की अफगानिस्तान की हालिया यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ती राजनयिक भागीदारी को दर्शाती है। देखते हैं तालिबान के सत्तासीन होने के बाद अफगानिस्तान के साथ भारत की भागीदारी। भारत ने तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। हालांकि 2022 में भारत ने अफगानिस्तान और इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए सीमित भागीदारी का अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। भारत अफगानिस्तान के साथ विविध तरीकों से जुड़ रहा है, जैसे अफगानिस्तान में दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात है। यह मानवीय सहायता और अन्य स्थितियों के संबंध में सक्रिय रहती है। 2021 से भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने दिसंबर 2023 तक 3000 से अधिक अफगानी छात्रों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजनाओं के जरिए भारतीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन दिलाया है। और भारत ने 2024 में काबुल में अफगानिस्तान क्षेत्रीय सहयोग पहल बैठक में भाग लिया था। ठीक है, अब देखते हैं अफगानिस्तान के साथ भारत की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं भू राजनीतिक हित। तो भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका को प्रति संतुलित करने एवं अपने रणनीतिक हितों जैसे मध्य एशिया तक पहुंच को सुरक्षित करने के लिए अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। क्षेत्रीय स्थिरता की बात करें तो भारत को इस बात की चिंता है कि अफगानिस्तान में पैदा हुई अस्थिरता आसपास के क्षेत्रों में भी फैल सकती है। 2021 में दुनिया की 80% से अधिक अफीम की खेती अफगानिस्तान में की गई थी। इससे होने वाली कमाई का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है। सुरक्षित निवेश, भारत ने अफगानिस्तान में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में भारी निवेश किया है। देखते हैं उसके विषय में। सलमा बांध, इसका उद्घाटन 2016 में किया गया था। इसे अफगान भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है। जरांज डेलाराम राजमार्ग, इस राजमार्ग का विकास सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह ईरान और अफगानिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। ये भारत को वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। इससे पाकिस्तान को दरकिनार करके ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, बात की हमने अफगानिस्तान में भारत द्वारा समर्थित प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के विषय में। अब बात करते हैं POCSO के तहत आने वाले यौन उत्पीड़न मामले को आपसी समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। तो रामजी लाल बैरवा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण यानी पोक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत आने वाले यौन उत्पीड़न के मामले को संबंधित पक्षों के बीच आपसी समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पोक्सो अधिनियम के तहत आने वाले यौन उत्पीड़न के एक मामले को खारिज करने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करते हुए यह बात कही है
इस मामले की सुनवाई विशेष अनुमति याचिका यानी स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई है। संविधान का अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को किसी कोर्ट अधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय या आदेश या डिग्री के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति यानी स्पेशल लीव देने की विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य अवलोकन देखते हैं। तो अपराध के आधार पर समझौते की अस्वीकृति। कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण 2019 मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि समाज के खिलाफ अपराध के संबंध में समझौता नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का समर्थन किया गया जिसमें कहा गया कि पोक्सो अपराध के मामले में आपस में निपटारा नहीं किया जा सकता। देखते हैं अपराध की गैर निजी प्रकृति। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधों को निजी मामलों के रूप में नहीं माना जा सकता है जिन्हें समझौतों के आधार पर खारिज करने योग्य माना जा सके। साथ ही गंभीर सामाजिक निहितार्थ वाले मामलों को केवल समझौतों के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं पोक्सो अधिनियम 2012 के विषय में। तो इसका उद्देश्य है, यह एक जेंडर न्यूट्रल कानून है। यह बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, अपराध की गंभीरता के आधार पर अपराधियों को दंडित करता है तथा बाल यौन शोषण का समग्र रूप से निवारण करता है। बच्चे की परिभाषा मतलब 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। दंडनीय यौन अपराधों की 3 व्यापक श्रेणियां यानी यौन हमला, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों का उपयोग करना। 2019 के संशोधन में बच्चों के साथ यौन अपराध करने पर मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सजा का प्रावधान शामिल किया गया है। ठीक है, ये बात की हमने पोक्सो अधिनियम 2012 के विषय में। बात करते हैं केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत करने की योजना शुरू की। तो ये चिकित्सा उपकरण यानी मेडिकल डिवाइस उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के लिए एक व्यापक योजना है। इससे भारत को चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार लगभग $14 बिलियन का है। 2030 तक इसके बढ़कर $30 बिलियन हो जाने का अनुमान है। योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो कुल आवंटन है 500 करोड़ रुपए। योजना के घटक हैं, तो इसमें 5 उप योजनाएं शामिल हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी। चिकित्सा उपकरण क्लस्टर के लिए कॉमन सुविधाएं। तो इसके तहत संरचनाओं के विस्तार की योजना बनाई गई, जैसे कि अनुसंधान व विकास प्रयोगशाला, डिजाइन एवं परीक्षण केंद्र, पशु प्रयोगशाला जैसी कॉमन सुविधाओं का निर्माण। आयात निर्भरता को कम करने के लिए मार्जिनल निवेश योजना। तो इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण के प्रमुख घटकों कच्चे माल आदि का स्थानीय स्तर पर उत्पादन करना है। चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास। तो कुशल तकनीकी कार्यबल तैयार करने के लिए अलग अलग कोर्स शुरू करने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। और चिकित्सा उपकरण क्लिनिकल स्टडी सहायता योजना। तो इसके तहत पशुओं पर अध्ययन करने, मानव पर परीक्षण करने और क्लिनिकल प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही चिकित्सा उपकरण संवर्धन योजना। तो उद्योग संघों और निर्यात परिषदों को सम्मेलनों के आयोजन तथा अध्ययन और सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं चिकित्सा उपकरण उद्योग के समक्ष मुख्य चुनौतियां कौन सी हैं। तो अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं तथा डिजाइन में परीक्षण केंद्र जैसी अवसंरचनाओं की कमी। भारत अत्याधुनिक और बड़े चिकित्सा उपकरणों के लिए आयात पर अधिक निर्भर है। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में पूंजी निवेश कम है। चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना करना पड़ता है। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वह स्थिति है जब किसी तैयार उत्पाद की तुलना में उस उत्पाद के कच्चे माल के आयात पर अधिक प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं चिकित्सा उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहलें कौन सी हैं। तो चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन PLI योजना शुरू की गई। साथ ही चिकित्सा उपकरण पार्क संवर्धन योजना चलाई जा रही है। ठीक है, बात करते हैं अन्य सुर्खियों के विषय में, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है वाणिज्यिक न्यायालय यानी कमर्शियल कोर्ट्स। तो केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे हैं। इस संशोधन का उद्देश्य वाणिज्यिक विवादों पर त्वरित निर्णय देना और विशेष अदालतों का गठन करना है। देखते हैं इसके विषय में। ये न्यायालय व्यापारियों व बैंकर्स के सामान्य लेन देन, वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात या आयात, बौद्धिक संपदा अधिकारों आदि से जुड़े वाणिज्यिक विवादों से निपटते हैं। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 में वाणिज्यिक न्यायालयों, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालयों तथा हाई कोर्ट्स में वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग के गठन के प्रावधान किए गए हैं। गठन है इसका। वाणिज्यिक न्यायालय का गठन संबंधित राज्य के हाई कोर्ट से परामर्श के बाद राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और हाई कोर्ट के वाणिज्यिक प्रभाग का गठन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण यानी NCLT के विषय में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में NCLT में कर्मचारियों की कमी और इसके कामकाज से जुड़ी चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की गई है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण NCLT के विषय में देखते हैं। तो यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 408 के तहत स्थापित अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। क्षेत्राधिकार है इसका। यह कंपनी अधिनियम से जुड़े सिविल प्रकृति के कॉर्पोरेट विवादों में न्याय निर्णय करता है। यह भारतीय दिवाला और संशोधन अक्षमता सहित 2016 के तहत कंपनियों एवं सीमित देयता भागीदारी यानी LLP फर्मों के लिए आर्बिट्रेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, समापन व दिवाला प्रक्रियाओं सहित कंपनी कानून से संबंधित मामलों से भी निपटता है। अपील। NCLT के निर्णयों के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण में अपील की जा सकती है।
NCLAT के निर्णयों के खिलाफ कानून के किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। बात की हमने राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण यानी NCLT के विषय में। अब बात करते हैं राजस्व आसूचना निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के विषय में। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्व आसूचना निदेशालय यानी DRI के अधिकारियों को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत नोटिस जारी करने और बकाया राशि वसूलने का अधिकार बहाल कर दिया। देखते हैं राजस्व सूचना निदेशालय के विषय में। तो यह भारत की तस्करी रोधी सर्वोच्च एजेंसी है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय की केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कार्य करता है। इसका कार्य है अवैध मादक पदार्थों की तस्करी सहित प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी का पता लगाना और रोकना, वन्य जीवों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वस्तुओं के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पता लगाना व उसे रोकना, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क की चोरी को रोकना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबा 3 मिशन के विषय में। तो इसरो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को प्रक्षेपित करेगा। इसरो का यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। 2001 के प्रोबा 1 मिशन के बाद यह भारत में ESA का पहला प्रक्षेपण है। प्रोबा 3 मिशन के विषय में देखते हैं। इसका उद्देश्य 2 नवोन्मेषी उपग्रहों के माध्यम से सूर्य के कोरोना का निरीक्षण करना है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है। इस मिशन के तहत इसरो के PSLV XL रॉकेट के जरिए 2 उपग्रहों को उच्च दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इससे ये दोनों उपग्रह पृथ्वी से 60,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच सकेंगे। दोनों उपग्रह वैज्ञानिकों को सूर्य से कोरोना का निर्बाध तरीके से पर्यवेक्षण करने में सक्षम बनाने हेतु स्वायत्त संरचना यानी ऑटोनोमस फॉर्मेशन बनाए रखेंगे। ठीक है, ये बात की हमने प्रोबो 3 मिशन के विषय में। बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विषय में। तो केंद्र सरकार ने PMMSY के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रतिरोधी 100 तटीय मछुआरा गांव विकसित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य मछली सुखाने के यार्ड, आपातकालीन बचाव केंद्र जैसी सुविधाओं की स्थापना करके जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विषय में देखते हैं। तो इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य कृषकों की आय दुगुनी करना, मछली उत्पादन में वृद्धि करना और मूल्य श्रृंखला को आधुनिक और मजबूत बनाना है। इसका लक्ष्य 2024 से 25 तक मछली उत्पादन को बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का मत्स्य पालन विभाग इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है और योजना अवधि है वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक। ठीक है, अब बात करते हैं एल्यूलोज के विषय में। एल्यूलोज चीनी का एक प्राकृतिक विकल्प है। दक्षिण कोरिया में एक स्वास्थ्यप्रद विकल्प के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। इसके विषय में देखते हैं। इसे डी एल्यूलोज और डी साइकोज के रूप में भी जाना जाता है। एल्यूलोज प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चीनी है। यह अंजीर, कीवी एवं अन्य फलों में कम मात्रा में पाई जाती है। इसे व्यावसायिक रूप से विशिष्ट एंजाइमों का उपयोग करके चुकंदर की मिठास या मकई से भी उत्पादित किया जाता है। इसके लाभ देखते हैं। एल्यूलोज में कम मात्रा में कैलोरी पाई जाती है तथा इसका स्वाद और बनावट टेबल शुगर के समान ही होता है। ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है, वजन घटाने में सहायक है और अधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को भी कम करता है। अब बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। तो एक हाल ही अध्ययन के अनुसार असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 3 गुनी हो गई है। मानस राष्ट्रीय उद्यान के विषय में देखते हैं। तो यह असम का राष्ट्रीय उद्यान भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। वैश्विक दर्जा इसे 1988 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है। उद्यान से बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो मानस और बेकी नदियां इस उद्यान से होकर बहती हैं। ये नदियां आगे ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। वनस्पति देखते हैं। सदाबहार वन, मिश्रित, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन तथा जलोढ़ घास के मैदान है। जीव जंतु हैं बाघ, पिग्मी हॉग, भारतीय गैंडा, स्वयं हिरण, बंगाल फ्लोरिकन, भारतीय हाथी। ये बात की हमने मानस राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। अब बात करते हैं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के विषय में। तो हरियाणा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को WOAH संदर्भ प्रयोगशाला का दर्जा दिया गया है। यह मान्यता विशेष रूप से इक्वाइन पीरोप्लाज्मोसिस रोग में इसकी विशेषज्ञता के लिए प्रदान किया गया है। इक्वाइन पीरोप्लाज्मोसिस टीक जनित प्रोटोजोआ परजीवियों के कारण होता है। बीमारी मुख्यतः घोड़ों, गधों, खच्चर और जेब्रा को प्रभावित करती है। इसके विषय में देखते हैं। यह 1924 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य पशु रोगों के बारे में जानकारी का प्रसार करना और वैश्विक स्तर पर पशु स्वास्थ्य में सुधार करना है। भारत सहित 183 सदस्य देश हैं इसके और मुख्यालय इसका पेरिस यानी कि फ्रांस में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं सुर्खियों में रहा व्यक्तित्व हमारा बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल 1858 से 1932 तक। हाल ही में बिपिन चंद्र पाल की जयंती मनाई गई। इनके विषय में देखते हैं। प्रमुख योगदान की बात करें तो उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन 1905 में भाग लिया था। वे राष्ट्रवाद के उग्रवादी स्वरूप या गरम दल के पक्षधर थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान गांधी जी का विरोध किया था क्योंकि इसमें स्वशासन की बात नहीं कही गई थी।
वंदे मातरम राजद्रोह मामले में अरबिंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से इनकार करने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया था। शुरू में वे ब्रह्म समाज में शामिल हुए, इसके बाद वेदांत की ओर रुख किया और अंततः वैष्णव दर्शन यानी श्री चैतन्य के समर्थक बन गए। साहित्यिक कृतियां देखते हैं इनकी। न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका है, हिंदू रिव्यू मासिक पत्रिका, द न्यू इकोनॉमिक मेनास ऑफ इंडिया यह पुस्तक इनकी साहित्यिक कृतियां हैं। मूल्य हैं देशभक्ति, साहस, बलिदान। ठीक है, ये बात की हमने बिपिन चंद्रपाल के विषय में। तो इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।